हमारे पंजाब के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, पंजाब के पीसीसी प्रेसिडेंट राजा वड़िंग जी, पंजाब के हमारे सीएलपी लीडर बाजवा साहब प्रताप सिंह जी, और हमारे विशेष मेहमान तो अब नहीं रहे, अब तो हमारे साथ आ गए, धर्मवीर गांधी जी, जिनके नाम में गांधी हो, उनके विषय में इससे ज़्यादा कुछ बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। ये पूर्व सांसद हैं, आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। मैं आगे की कार्रवाई देवेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय में अपने विचार भी रखें और आपको और भी बताएं कि कौन कौन शामिल हो रहे हैं। नहीं, वो धर्मवीर जी बता देंगे, आप थोड़ा सा नाम फिर ये। नमस्कार साथियों, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में पूर्व सांसद, एक बहुत ही जाने माने शिक्षाविद, कार्डियोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर के रूप में जाने और पहचाने जाने वाले पटियाला के पूर्व सांसद आदरणीय धर्मवीर गांधी जी अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ सम्मिलित होने के लिए आज यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेड ऑफिस पहुँचे हैं। मैं भाई राजा वड़िंग जी, आदरणीय सीएलपी लीडर बाजवा जी, भाई पवन जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी में विधिवत रूप से आदरणीय धर्मवीर गांधी जी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि धर्मवीर जी पटियाला से 2014 में माननीय सांसद के रूप में जो वहां पर परनीत कौर जी चुनाव लड़ी थी, उनके अगेंस्ट लड़कर एक अच्छे मार्जिन से उस समय सीट जीती थी। 2016 में आम आदमी पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी पार्टी बनाकर 2017 में कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर एक पार्टी का गठन किया। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक सोच के साथ, जो सभी को साथ लेकर चलने की, एक सुचिता की राजनीति करने की हमेशा जो पक्षधर रही है, आज धर्मवीर गांधी जी उसी सुचिता के रास्ते पर अपने विचारों को साथ रखकर वो आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं विधिवत रूप से आदरणीय धर्मवीर गांधी जी का स्वागत करता हूं। थैंक यू। मैं अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजा वड़िंग जी से आग्रह करूंगा कि वो भी आपको दो शब्द कहें। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि गांधी जी ने आज फैसला किया है कि पार्टी से जुड़ने का, बल्कि पूरी पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज करने का। मैं इस बात के लिए उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। जिस प्रकार की देश के अंदर राजनीति चल रही है, रोजाना जिस प्रकार का लालच और जिस प्रकार के तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं देश के अंदर, तमाम लोगों, कोई एक्स एमपी है, चाहे कोई एक्स एमएलए है, चाहे कोई चेयरमैन है, और जिस प्रकार की राजनीति का दबाव है आज देश में कि ताकतवर लोग और सरकारें जिस प्रकार से लोगों को डरा धमका कर और किस किस तरीके, नए नए तरीके अपनाकर अपनी तरफ लेके जा रही है, आपने देखा ही है। रोजाना कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी लोकल एजेंसीज। लेकिन उस दौर के अंदर, ठीक कहा पवन जी ने, जिनका नाम गांधी हो, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उस दौर में किसी ऐसे व्यक्ति ने
जो एक्स एमपी हैं और जो जिनका डॉक्टरी पेशा है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि मैं कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे, तो मैं समझता हूं इससे खुशी की बात हमें हो नहीं सकती। मैं दिल की गहराइयों से पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू। मैं हमारे सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा जी से भी आग्रह करूंगा कि वो आपको और भी बताएंगे कि और कौन कौन इनके साथ आ रहे हैं। माइक वो वाला नहीं है क्या आपके पास? लाइए वो दीजिए, ये छोड़िए, मैं आपको दूसरा माइक। बार बार माइकों को मत करवाया करो। बहुत ही सत्कार योग खेड़ा जी, हमारे पार्टी के स्टेट इंचार्ज देवेंद्र यादव जी, प्रदेश कांग्रेस प्रधान छोटे भाई राजा वड़िंग जी, विशेष तौर पर इधर जैसे पुरानी एक बात कही जाती है कि आप घर आए हमारे खुदा की रहमत, कभी हम आपको कभी घर को देखते हैं। सो गांधी साहब का आना बहुत बड़ा वेलकम है। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी फोर्सेस जो कांग्रेस से दूर हो चुकी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इकट्ठी हो रही। गांधी जी का आना बहुत शुभ संकेत है हमारी जमात के लिए और सारे देश की डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए। इधर अकेले गांधी साहब ही नहीं, इनके साथ मेरे छोटे भाई सर यशपाल सिंह जौड़ा माजरा जी राइट पर बैठे हुए हैं। ये बहुत अहम किसान लीडर हैं पंजाब के। किसान मोर्चे में एक अहम भूमिका निभाई इन्होंने। इनके साथ एडवोकेट हरमीत कौर बराड़ जी हैं, नरेंद्र संधू साहब हैं, प्रोफेसर साहब, सुमित पुल्लर साहब हैं, अमर टोलेवाल साहब हैं, और भी बहुत सारे साथी आज आए हैं। और आते दिनों में पंजाब के बहुत बेहतरीन इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं, जिनकी बहुत एक अपनी छवि है पंजाब में, वो आहिस्ता आहिस्ता सीरीज में, क्योंकि ये जो एक भारत जोड़ो का, मैं ये थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, अचानक ये नहीं आए। ये तो ऐसे आइडियोलॉग हैं जिनको राजी करना ओवरनाइट नहीं होने वाले थे। बहुत देर से हमारे से इनकी राय अलग हो चुकी थी, मगर जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो का कन्याकुमारी से कश्मीर की शुरुआत की है, बहुत सारे वो लोग जो समझते थे कि डेमोक्रेसी को बचाने की जरूरत है, तब 2 दिन लगातार कन्याकुमारी से जब उनकी यात्रा शुरू हुई बाय फुट, 2 दिन गांधी साहब उस यात्रा में रहे। बहुत लंबा अरसा इनकी चर्चा हमारे बहुत सारे साथियों से हो रही थी। सारे पंजाब में ये बात थी कि अगर अच्छे लोग, सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग, और ये पेशे से निरे डॉक्टरी नहीं है, एक दफा मैं इनके वहां खुद घर गया हूं, 350 से 400 मरीज का इलाज फ्री, दवाइयां फ्री, हर चीज फ्री करने वाले ऐसे जो लोग हैं, जिनके मन में ये बात है कि ईमानदारी से इस देश को मजबूत रखना है, तो हमारे साथ आए, इनके साथी आए हैं। मैं इनको वेलकम करता हूं। बहुत बड़ी ताकत हमारी सारी इस मूवमेंट को मिलेगी। कल भी आपने देखा जैसे सारा इंडिया ब्लॉक इकट्ठा हुआ है, तो इनके आने से एक बहुत बड़ी ताकत हमें मिल रही है। हम इनको वेलकम करते हैं। अब मैं ये माइक आप खैर साहब, गांधी साहब स्पीक, तो पहले हम गांधी साहब का थैंक यू फॉर्मली वेलकम करेंगे, और बाकी जो उनके साथ आ रहे हैं उनका। वेलकम। बहुत आइए।
खड़े हो जाएं सब, चलिए सब खड़े हो जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अब हम बैठ जाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं धर्मवीर गांधी साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें, वो अपने कारण बताएं और जो उनके ख्याल हैं आज के दौर को लेकर उनसे आपको अवगत कराएं। पत्रकार साथियों और मंच पे विराजमान हमारे बहुत ही माननीय पवन खेड़ा जी, पंजाब स्टेट कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग जी और पंजाब सीएलपी के लीडर प्रताप सिंह बाजवा साहब और बहुत से और महानुभाव जो मेरे साथ पंजाब से आए हैं, जिनमें एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। और सच में और मैं सबसे पहले बाजवा साहब और पंजाब के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी, उन सब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमें इस परिसर में आकर एक महान पार्टी को, एक ऐसी पार्टी जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत भारी योगदान दिया और बाद में नए भारत के निर्माण में पंडित नेहरू जी की जो एक वैज्ञानिक विचारधारा थी, साइंटिफिक टेम्पर था, जो उन्होंने जो हर क्षेत्र में जो हिंदुस्तान को अपने पांव पे खड़ा किया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाया, उनको मजबूत किया, आर्थिक प्रगति की और देश में एक नई ऊर्जा आज़ादी के बाद पैदा की। तो इस परिसर में आकर हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरा नाम डॉक्टर धर्मवीर गांधी है। गांव से आए थे, जो गांव की संवेदनाएं थी वो साथ लेके आए थे, मेडिकल कॉलेज में आए, डॉक्टर बने। विद्यार्थी जीवन से मैं सक्रिय राजनीति में चला गया। मैं वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ और यहाँ तक कि एमरजेंसी जब मेरा फाइनल ईयर था तो उस वक्त मुझे जेल भी जाना पड़ा। तो जेल से छूटकर एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया, फिर कार्डियोलॉजी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर रिटायर हुआ गवर्नमेंट मेडिकल पटियाला से। जब कुछ अंदर आग होती है ना, तो जब भी समाज में हिलजुल होती है तो आपका जो दिल है, जो जिसके दिल में आग है, वो आग बाहर निकलती है, वो धधकती है वो। और जब 2011, 12, 13 में जो अन्ना आंदोलन चला, तो मेरे को ऐसे लगा कि जब सारी दुनिया सड़कों पे है, हवा का एक नया ठंडा झोंका आया है, देश बदल रहा है, समाज बदलेंगे, देश बदलेंगे, नई राजनीति करेंगे, एक लोगों की बात करेंगे, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होगी, स्वराज होगा और एक नई राजनीति शुरू होगी, पारदर्शी राजनीति का युग आया है। तो मैं अपना क्लिनिक बंद करके आई जस्ट ज्वाइंड द पार्टी, आम आदमी पार्टी। पर मैंने बहुत जल्दी देख लिया कि आम आदमी पार्टी इज नॉट द पार्टी ऑफ माई आइडियल्स। ये मेरे आदर्श की पार्टी नहीं है। जो जहाँ चला है, जैसे चल रहा है, जिस तरह पार्टी चल रही है, कांग्रेस में तो किसी बाकी पार्टी में तो जो हाई कमांड कल्चर या वीआईपी कल्चर आने में दशकों लगे हैं, डिकेड्स लगे हैं, और यहाँ तो 2-3 साल में वो जलवा देख गया, 2 साल में जलवा देख गया। तो मैं आई सेड गुड भाई, मैं 14 में इलेक्ट हुआ और 15 फरवरी में मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहा, अपना डॉक्टर के तौर पर भी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी। आज जब राहुल जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो क्योंकि मैं खुद राजनीतिक तौर पर मेरे में भी हलचल चल रही थी, उथल पुथल चल रही थी, तो मैंने देखा कि आज ये साधारण समय नहीं है, ये असाधारण समय है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। और इस समय जिस आदमी के दिल में जमहूरियत धधकती है, सेकुलरिज्म है, संविधान के प्रति आदर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इथोस है, उसके लिए उसके मन में एक उसके साथ रहना चाहता है। और जो संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनकी जो आज़ादी है उसको बरकरार देखना चाहता है और देश में सामाजिक न्याय की बात वो देखना चाहता है। तो ऐसे समय में जब ये सब कुछ खतरे में हो और जब 2024 ना तो ये ऑर्डिनरी टाइम्स हैं और ना 2024 का इलेक्शन ऑर्डिनरी इलेक्शन है, देश का इतिहास लिखे जाने वाला है
देश ने किधर जाना है, कौन सी दिशा अख्तियार करनी है, किस दिशा में जाना है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। तो ऐसे समय में हम मेरे जैसे लोगों के लिए जो जब से जवानी में पैर रखा है तब से ही वो एक सोच में सोचते रहे हैं, तो चुप रहना, साइड्स ना लेना या ठीक साइड ना लेना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई वॉन्ट टू बी सीन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री इन 2024 इन द कमिंग इलेक्शंस। मैं इतिहास के सही रास्ते और जो दुरुस्त रास्ता है उसकी साइड पे खड़ा होना चाहता हूं। दैट्स व्हाई आई एम विद कांग्रेस, दैट्स व्हाई आई एम विद कांग्रेस। और जो देश की हालत है तो उसमें आप सब जानते हैं किस तरह जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसका जो बोलबाला है, जैसे देश को बांटा जा रहा है, नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसमें दो स्लोगन जो जिसने सबसे मुझे प्रभावित किया वो था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और दूसरा था डरो मत, जो देश में दहशत का डर का एक वातावरण पैदा किया था इस पर मौजूदा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने, मौजूदा निजाम ने। जो देश सहमा हुआ देश था, सहमा हुआ विपक्ष था, आम लोग सहमे हुए थे, उसको जो नारा दिया डरो मत, इट अफेक्टेड मी रियली। और सच में लोगों ने डरना बंद कर दिया मौजूदा सत्ता से। तो ये दो तीन बातें थी। तो जब राहुल जी ने जब कॉल दिया, आई रीच कन्याकुमारी, स्टेड देयर फॉर 2 days, फिर मैंने पंजाब में ज्वाइन किया, देन मैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ 3 दिन रहा मैं कश्मीर में। आई फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आई वॉज इमोशनली फिजिकली एसोसिएटेड विद भारत जोड़ो यात्रा एंड देन भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगेन इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो ये सारा कुछ एक थोड़ा प्रसंग है। तो देखो, एक तो मैंने पहले बोला है कि जो रिलीजियस पोलराइजेशन है, जो समाज को बांटने वाली है, देश को तोड़ने वाली है, दैट हैज टू बी फॉट। और मैं कहता हूं कि दिस इज ए वॉर विच हैज टू बी फॉट एंड आई एम गोइंग टू फाइट दिस वॉर। इलेक्शन नो इलेक्शन, एमपी नो एमपी, टिकट नो टिकट, दैट्स नॉट द क्वेश्चन एट ऑल। इट वॉज नेवर फ्रॉम माई चाइल्डहुड टिल डेट। ना ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के समय था और ना ये आज है। I want to make it clear to media people and to the Congress party also. Congress does not need me. I need Congress because I have something inside me which is burning every time कि देश किधर जा रहा है। मैं जब पैदा हुआ था, मैं किस हवा में पैदा हुआ था, और आज जो हवा है वो कैसी हवा देश में चल रही है। This is what Gandhi is. This is what Dharmveer is. सो ये माहौल है, रिलीजियस पोलराइजेशन का माहौल है, जो सेफ्रनाइजेशन किया जा रहा है, जो सोशल फैब्रिक है जो तोड़ा जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है, और जो धार्मिक ध्रुवीकरण है ये जितना बड़ा खतरा है, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो आर्थिक विषमता है वो आसमान छू रही है। अब कोई किसी वक्त ना कि गरीब और अमीर का एक कोई प्रोपोर्शन हुआ करती थी, इट इज डिसप्रोपोर्शन। पता ही नहीं है कब अडानी के पास कितना पैसा चला गया है, पता ही नहीं कि हिंदुस्तान के 200 परिवारों के पास कितना पैसा है और बाकी 70-80% लोग किस हालत में जी रहे हैं। जो आर्थिक विषमता है और जितना बड़ा ये सवाल है, और जिसको अक्सर हमारे दो के साथ राहुल जी ने बड़ा टाइमली, और जब लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं था, जिस स्लोगन खड़ा किया था, तो वो इट वॉज ए वेरी इंडिकेटिव, वेरी descriptive slogan tha. I was quite impressed with that also. And thirdly, complete sellout of the national assets, जो लोगों की संपदा है, जिसमें मेरे बाप का हिस्सा है रेलवे में, मेरे पिताजी टीचर थे, हमारा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है देश की संपदा में। उस संपदा को जिस तरह कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर को, that's totally unacceptable, not only for me and for every that person who has stake in this country, जिनका स्टेक है इस देश में, इस देश के भविष्य में, इस देश के अब सियासी आबो हवा में भी, और दूसरी तरह भी। तो और ये पॉलिटिकल जो सेल आउट है, और वो एक मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। और राजनीतिक तानाशाही, जो एक तानाशाही की जो देश में पैदा कर दिया है, जिसको राहुल जी ने डरो मत से उसको चैलेंज किया है, उसको डायरेक्शन दिया है, और जो देश का जो नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो बदला है, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उसको और पहले वो एक नैरेटिव बना, फिर उसकी इकोनॉमिक जो एजेंडा है, जो इंसाफ की बात आई उसमें, तो ये सभी दोनों मिलकर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का एक ऐतिहासिक एक योगदान है देश के जो आज की मौजूदा हालत है उसके बदलने में। और इंडिया अलायंस
को जो आवाज मिली है, जो आवाज दी गई है, और जो साहस किया है विपक्ष ने, अलग अलग विपक्ष ने अनेकों बातों के बावजूद, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो राहुल गांधी जी ने खड़े होकर चट्टान की तरह खड़े होकर जो मुकाबला किया है, जो पॉलिटिकल जो मौजूदा सत्ता थी, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उससे भी प्रभावित रहा। तो अगेन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दीज आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स एंड 24 इज नॉट द ऑर्डिनरी इलेक्शन। एंड ये जंग है जो हम लड़ेंगे और हर हालत में लड़ेंगे, पूरे जोर से लड़ेंगे। और उसके बाद अंत में जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो संस्थाएं हैं जिनके ऊपर जो आधार है हमारी डेमोक्रेसी का, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो कैग हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, जिस तरह उनका हनन हुआ है, उनकी जो प्रभुसत्ता है उस पर हमला हुआ है, उनको पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन बना के जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, दिस इज नॉट अगेन एक्सेप्टेबल इन एनी डेमोक्रेसी, नॉट एट ऑल। हम लोगों ने अब खुली हवा में सांस पैदा हुआ मैं 1951 में, और मैं खुली हवा में मरना चाहूंगा। दैट्स व्हाई आई एम हियर विद कांग्रेस। इट्स माय साइंस सेज, आई एम ए मैन ऑफ साइंस, मैं डॉक्टर हूं, मेरे माय साइंस सेज, माय लॉजिक सेज, माय सेंस ऑफ आर्गुमेंट, सेंस ऑफ रीजनिंग सेज कि जो चल रहा है वो गलत है, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर विद कांग्रेस। वेलकम, बहुत बढ़िया। So I hope you understand my spirit. I'm not here for any ticket or for any seat. Nothing I did. I'm full of life with my professional life. आप मेरे पास आएंगे पटियाला में, देखेंगे कि लाइन लगी होती है लोगों की, और आज से नहीं, पिछले 50 साल से लगी हुई लाइन लोगों की। आई एम फुल ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी से भरपूर हूं, भरा हुआ हूं जिंदगी से, बट स्टिल I feel कि more than a doctor, I have a duty towards my people, towards future generation. हम आने वाली नस्लों के लिए जवाबदेह हैं। मैं जवाबदेह हूँगा नस्लों के लिए कि जब देश को इस तरफ ले जाया जा रहा था, बांटा जा रहा था, लड़ाया जा रहा था, तबाह किया जा रहा था, बेचा जा रहा था, तो गांधी कहाँ था? और गांधी इतिहास के इस मोड़ पे हिस्ट्री के सही पास से खड़ा होना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। आपके शब्दों ने हमारे को बहुत प्रेरणा दी, और इस जज्बे का स्वागत है। इस जज्बे की जगह कांग्रेस पार्टी में हमेशा है, थी और रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सवाल। बहुत अच्छे आपने बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी की विचारधारा को देखा, समझा, और आपका मोह भंग हो गया। यस सर। आप तो डॉक्टर भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। हाँ जी। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई पहचानने में? और अगर आपने अपने आप को करेक्ट कर लिया है कांग्रेस में आके, हाँ जी। तो पंजाब के जीते हारे सभी लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करने की अपील करेंगे आप? देखो, मैं तो कहूँगा जो भी राइट्स थिंकिंग पर्सन है, जिसके दिल में डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, प्लूरलिज्म है, जो संविधान है, जो सोशल जस्टिस है, सबको कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए। बिकॉज दिस इज द ओनली पार्टी विच अलॉन्ग विद द रीजनल पार्टी विद ऑल देयर लिमिटेशंस हैज द पोटेंशियल टू आउट दिस गवर्नमेंट, टू डिफीट दिस गवर्नमेंट। मैं तो कहूँगा सबसे नंबर 1। नंबर 2, मैं कैसे मार कैसे खा गया? कल मैंने मार नहीं खाई, इतने घाट लोगों ने मार खाई, और देश में हजारों लाखों लोगों को लगा कि ये तो नई हवा का झोंका है, ठंडा झोंका आया है, और जो हम वेट कर रहे थे, इनकलाब आ गया कि नई राजनीति की शुरुआत होने वाली है, एक स्वच्छ राजनीति की, पारदर्शी राजनीति की, जवाबदेह राजनीति की। वो लोगों ने धोखा खाया, तो मैंने भी खाया। पर मैंने वो सबसे पहले पंजाब में मैंने करेक्ट किया। मैं फरवरी 2 जो पहली एनसी की मीटिंग हुई, जहाँ प्रशांत जी और जोगिंदर जी को इन्होंने बड़ा ही मतलब उनको जलील करके बाहर निकाला। मेरे को कुछ नहीं बोला था। आई वॉज CLP, मैं कांग्रेस का लीडर था, मैं आम आदमी पार्टी का लोकसभा में कांग्रेस में आई वॉज लीडर ऑफ द पार्टी इन लोकसभा। मेरे से अरविंद जी कोई लड़ाई नहीं हुई। आई एम नथिंग टू से ऑन पर्सनल ग्राउंड विद हिम, बट जिस तरह उसने जलील किया और परेशान और आउस्टर किया, तो जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का, जिसकी मेरे मन में बड़ी था कि यहाँ बात सुनी जाएगी, बात कही जाएगी, हम लोग मिलके नया हिंदुस्तान बनाएंगे, वो सपना टूट गया। एंड आई सेड गुड बाई इन February 2015। 14 में चुन के आया मैं मई 14 में, 15 फरवरी में निकल गया। बाकी लोगों को निकाला गया है पंजाब में। डॉक्टर साहब, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। These are small। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। जितना बड़ा कंटेक्स्ट नहीं, मैं ना जितना बड़ा कंटेक्स्ट आज दी ज्वाइनिंग दा,
भगवंत मान दी शराब, कैप्टन दी रूसा, देयर इज नो प्लेस फॉर देम। ना 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 सर, गांधी जी। नहीं नहीं नहीं, it liquidates the importance of my joining party। भगवंत मान दी शराब का मेरे वास्ते कोई प्लेस नहीं, इट्स अ पर्सनल इशू है। गांधी जी। कैप्टन की रूसा पर्सनल इशू है, नॉट फॉर मी। पंजाब च बदलाव होया डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये नहीं, नो 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 बदलाव एट ऑल, नो बदलाव। गांधी जी, आपने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया खुली हवा में सांस लेने के लिए। हाँ जी। नहीं लगता है कि आप चुनाव के वक्त में खुली हवा में सांस लेने के लिए कांग्रेस का दामन थामा? Not at all, not at all. It is open to you. They may not. I not bother at all, because this is not an age to do active parliamentary politics. Yeah, electoral politics. I'm 74. I have diabetes. I have coronary artery disease. मेरे stent डला हुआ है. एक आंख की मेरी रोशनी नहीं है. I am blind by one eye for the last 15 years, and I have diabetes. I am hypertensive with coronary artery disease. Moreover, I am full of life. I don't want life in Congress. I am in Congress for some different reasons, for historical reasons. डॉक्टर साहब, अरे हो गया। एक डॉक्टर साहब, आपने कहा है कि आपके कांग्रेस में आने का टिकट या लोकसभा चुनाव से लेना देना नहीं है, certainly not. लेकिन अगर आप जैसे शख्स को अब जब कांग्रेस लेकर आई है, आपको अगर कांग्रेस लोग पटियाला से लड़ने की जिम्मेदारी देना चाहती है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, अगर कांग्रेस समझती है कि मेरे को महारानी परनीत कौर जो कैप्टन साहब के वाइफ हैं और जिनसे पहले मेरा मुकाबला हुआ था, कि आई एम द राइट काइंड ऑफ पर्सन टू कंटेस्ट हर एंड डिफीट हर, नॉट बिकॉज शी इज महारानी एंड आई हैव डन इट ऑलरेडी, बिकॉज शी इज इन बीजेपी, शी इज विद द पॉलिटिक्स व्हिच इज एंटी पीपल, एंटी कंट्री, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी व्हिच आई डोंट लाइक। आई विल डिफीट हर नॉट एज महारानी परनीत, डिफीट एज ए बीजेपी कैंडिडेट। आप तैयार हैं लड़ाई के लिए? आप तैयार हैं? Yes, if I get a chance, in spite of my limitations, health limitations, family limitations, and age limitations, मैं कहता हूँ ये जंग है जो लड़ूंगा और लड़ी जाएगी। एक सवाल और आपकी परमिशन से, आपने कहा कि आप इतिहास में सही जगह पे खड़े होना चाहते हैं। वेरी राइट। तो जो आपकी पुरानी पार्टी थी आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल, Yes. वो इतिहास में आज कहां खड़े हैं आपके मुताबिक? क्योंकि दिल्ली में उस पार्टी से आपकी पार्टी का गठबंधन है और पंजाब में आप लोग आमने सामने लड़ रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में चले गए हैं, लेकिन अभी भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए? देखो, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की इंटेंशन पे इंडिया अलायंस में आने के उनके मकसद, उनकी जो आइडिया है, उस पे अनेकों आशंकाएं होने के बावजूद हिस्ट्री में ऐसे मुकाम आते हैं जहां आपको बड़ी बड़ी बातें छोड़नी पड़ती है, भूलनी पड़ती हैं, पीछे ढकेलनी पड़ती है। समय आने पर वो सब कुछ देखा जाएगा। हाँ जी, तो पटियाला की सियासत में बहुत कुछ हुआ। यस। परनीत कौर जी ने मन की बात सुनी और वो बीजेपी में चली गई, आपने दिल की बात सुनी, आप कांग्रेस में आ गए। राइट सर। जब नवा पंजाब आपके साथ है, तो इस इलेक्शन में नवा पंजाब कैसे बनाएंगे? क्या देखो, वो वंस आई एम बड़ी साहब, हाँ जी, क्या बोला है? नवा पंजाब आपके साथ है? व्हाट डू यू मीन बाय नवा पंजाब? ये नवा पंजाब इनकी पार्टी बनाई थी। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट द पार्टी। देखो, बात ये है, मैंने पहले भी कहा है कि इस दौर में आपके सामने है गांधी साहब, उन्होंने अपनी भावनाएं ये भी कहा कि मैं जरूरी नहीं है कि यहां चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। कोई व्यक्ति इस जमाने में और ज्वाइनिंग करने के समय, आज आपने देखा होगा कि रात को कुछ लोग ज्वाइनिंग करते हैं और सुबह बीजेपी की टिकट ले लेते हैं, और जिस प्रकार से उनको लाया जाता है वो भी आप जानते हैं। और जिन भावनाओं के साथ गांधी जी ने कहा है, मेरे को लगता है कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत थी, ऐसे नए पंजाब की। और ऐसे मेरे को गांधी साहब से हम लोग मैं नहीं हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेरित थे, क्योंकि उनका व्यक्तिगत जो काम करने का तरीका, लोगों से आने जाने का तरीका, जिस तरीके से वो सोशल वर्क करते हैं और ना कुछ चाहते हुए, दैट्स अ वेरी आई थिंक अच्छी बात। और मेरे को लगता है कि इनके आने से पार्टी में बहुत और मजबूती आएगी। लोग ये समझेंगे, क्योंकि पता क्या है, आज जो ज्वाइन करके चले गए बहुत ट्रोल कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी में चले गए 6 महीने पहले, उन्होंने आम आदमी पार्टी ने टिकट देके एमपी बना दिया, फिर बीजेपी ने अभी टिकट दे दिया, वो 6 महीने बाद बीजेपी में आ गए।
आज पंजाब के अंदर लोग अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि ये बहुत जो गंदी राजनीति हो गई है, जिस प्रकार से बीजेपी और ये लोग कर रहे हैं कि इधर आए, 3 बार पार्टियां लोग बदल गए, लेकिन लोग ऐसे चेहरे चाहते हैं। लोग गांधी साहब जैसे लोगों को पसंद करते हैं। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आई एम नॉट हियर फॉर द टिकट, मैं सेवा करने के लिए आया हूं, मैं भावना से आया हूं, डरो मत का नारा सुन के आया हूं, मोहब्बत की वो नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने का नारा के वो आया हूं। सो थैंक यू। पावन सर, सवाल मेरा आपसे है। लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप लोग बोलते आए हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बीजेपी की लाई हुई एक स्कीम है। तमिलनाडु के एक चैनल में प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने उसमें कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही ये चल पाया है पता कि इनकम ऑफ सोर्स यानी कि किसको कितना पैसा मिल रहा है और कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल खड़े कर रहे हैं आने वाले दिनों में उनको पछताना पड़ेगा। आज बोल रहे हैं, अदालत में इनके अधिकारी खड़े होकर कितनी कोशिश की कि ये सूचना बाहर नहीं आए। अगर इतना ही पारदर्शिता के हिमायती हैं, इतनी बड़ी वकालत कर रहे हैं आज पारदर्शिता की, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट की वजह से इसको बाहर आना पड़ा? खुद ही बाहर कर देते। इलेक्टोरल बॉन्ड्स गैर पारदर्शी हों, यह किसने निर्णय लिया था? इन्हीं की सरकार ने लिया था। अब जब पोल खुल रही है, शेल कंपनीज की पोल खुल रही है, किस कंपनी के यहां ईडी भेजी और फिर हफ्ता वसूली की, यह लिस्ट सामने आ रही है। अब चले हैं सफाइयां देने। प्रधानमंत्री की किसी भी बात पर अब देश का एक भी बच्चा भी अब यकीन नहीं करता। यह अफसोस की बात है। उन्हें खुद इस बात पे अफसोस होना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने अपनी छवि के साथ क्या कर दिया कि आज देश का बच्चा बच्चा बोलता है कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वो झूठ है। इससे क्लियर कट ये दिख रहा है कि इस पे कोई ना कोई गंभीर धारा का केस बनता है। तो कोई केस क्यों नहीं पार्टी कर रही है, या सुप्रीम कोर्ट का आप लोग सजेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि पार्टी क्या क्या कर रही है। वक्त आने दीजिए। देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग, वेट फॉर द राइट टाइम। पवन सर, मैं आकाश श्रीवास्तव। मेरा सर दो छोटा सा सवाल है। एक तो प्रधानमंत्री ने कल मेरठ की रैली में कहा कि कांग्रेस ने श्रीलंका को एक टापू दे दिया। वो 10 साल शासन में रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आज इस मुद्दे को क्यों उठाया है, इस पर आपका जवाब सर। और सर एक और छोटा सवाल गांधी सर से। गांधी सर, आज जब आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे तो आपके दिमाग में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का ध्यान नहीं आया? नहीं आया, आएगा भी तो इट डजंट मैटर। देखिए, मेरे को बिल्कुल नहीं आया। जिंदगी में जीना काहे के लिए है? अगर इन बातों से डर के सच नहीं बोलना, जो हिस्टोरिकल टास्क है, जो एक इंटेलेक्चुअल को निभाना चाहिए, जो एक नागरिक को निभाना चाहिए। मेरे को पिछले 70 साल में नागरिक से वोटर बना दिया गया है। आई एम ए सिटीजन, आई हैव द स्पिरिट टू हैव द राइट काइंड ऑफ थिंग्स फॉर मी एंड फॉर माई चिल्ड्रन। तो वो भावना अगर आएगी ना तो क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे, केस देशद्रोह का मुकदमा चला लेंगे। मैं 75 साल का हूं तो 5-7 साल जिंदगी है, लग जाएगी। हाउ डज इट मैटर? प्रधानमंत्री होमवर्क करके आते नहीं है। इन्हीं की सरकार में 2015 में इसी मुद्दे पर एक आरटीआई हुई। वो आरटीआई में अभी आपको सर्कुलेट कर देता हूं। उसमें लिखा है, दिस डिड नॉट इन्वॉल्व आइदर एक्वायरिंग और सीडिंग ऑफ टेरिटरी। इन्हीं की सरकार कह रही है कि ना कोई जमीन श्रीलंका को दी, ना उनसे कुछ लिया। इन्हें इतना समझ नहीं है कि अभी कुछ साल पहले इन्होंने बांग्लादेश के साथ इसी मैत्री को आगे बढ़ाते हुए जो बांग्लादेश चाहता था वो किया। इन्हें इतना नहीं पता कि 2014 तक इस आइलैंड के आसपास फिशिंग राइट्स थे। 2014 के बाद वो फिशिंग राइट्स क्यों चले गए, इन्हें जवाब देना है। कटघरे में इन्होंने खुद अपने आप को खड़ा कर दिया। और बेचारे जयशंकर जी, अब उनको मजबूरी है, उनको जवाब देना पड़ता है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। जरा कोई जयशंकर जी से पलट के पूछ ले कि साहब आप तो चीन के एम्बेसडर रहे हुए हो, क्या हो रहा है? 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया, क्यों नहीं जवाब देते? क्या किया इन लोगों ने? बात चीन की हो रही है, चले गए श्रीलंका। न भूगोल की जानकारी, न इतिहास की जानकारी, न होमवर्क करते हैं, चले आते हैं साहब। कभी जो मुंह उठा के कुछ बोल देंगे और लोग मान जाएंगे। प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता इस तरह से हल्की बातें करना। किसान एक बार फिर चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। माइक इनको दो।
ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ? अच्छा चलो दिल्ली में सबको पंजाबी आती है, आप बोलो। अच्छा चलो गल इस तरह मेरी चंगी तरह सुनो। पहले दिन तो ही इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुस्तान की किसानी ना खड़ी। कोई कम जेड़ा मोदी साहब ने नजायज़ कीता ते भगवंत मान ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦੀ ਆਪ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਦੈਟਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਦੈਟ ਰੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਲਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।